हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का एक ही मकसद है, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमिना ऑफ लाइफ, जिसे आज लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। द लॉ एंड द प्रॉमिस। नेविल गॉडर्ड का ये बुक जो 1961 में पब्लिश हुई थी, ये नेविल गॉडर्ड की वन ऑफ द लास्ट, या कह सकते हैं सबसे आखिरी में से एक किताब है, जो शायद उनके थोड़ी नॉलेज के हिसाब से एडवांस साइड पे ज़्यादा आता है। और बाय 1961 इस वक्त तक नेविल गॉडर्ड ने हज़ारों लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखा दिया था थ्रू हिज लेक्चर्स या उनके बुक्स के ज़रिए। इसलिए इस किताब की खासियत यही है कि इसमें नेविल ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, बल्कि उन लोगों का जो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज थी, जो नेविल को एक लेटर में लिख के भेजते थे। तब कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो हर कोई जो भी लॉ को या थ्योरी को प्रैक्टिस करता था, अपनी लाइफ चेंज करता था, एज अ थैंक यू लेटर अपनी स्टोरी बताकर वो नेविल को भेजते थे इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। सो नेविल गॉडर्ड ने बहुत सारी स्टोरीज इस बुक में भी इंक्लूड करी। सो जो पूरा पर्पस है इस किताब का, वो दो साइड पे है, द लॉ एंड द प्रॉमिस। लॉ वो है कि लोगों को साबित करके दिखाना कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, द लॉ ऑफ अजम्पशन, लिविंग इन द एंड। एंड द सेकंड पार्ट इज द प्रॉमिस, आपको ये एहसास दिलाना कि आपकी जो अंतिम लक्ष्य है या फिर आपकी जो रियल आइडेंटिटी क्या है वो बताना। चैप्टर वन, द लॉ, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। सो नेविल गॉडर्ड का ये पहला चैप्टर है और एक काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है कि मैन इज़ ऑल इमेजिनेशन। इसका मतलब ये है कि इंसान कुछ नहीं बल्कि अपनी इमेजिनेशन का एक ही रूप है, क्योंकि जो वो इमेजिन करता है वो वैसा बनता जाता है, वो एक्सपीरियंस करता जाता है। लेकिन नेविल कहते कि जो ये गॉड है, जो भगवान है, कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की इमेजिनेशन के रूप में ही रहता है, कि ह्यूमंस इमेजिनेशन इज गॉड। सो नेविल गॉडर्ड ने इस चैप्टर में बताया है कि कैसे हमारी कल्पना ही हमारी दुनिया को क्रिएट करती है। सो जो कोर सीक्रेट है, दैट इज इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। और इसको आगे बढ़ाते हुए नेविल साइंस वर्सेस इमेजिनेशन पे जाते हैं, हमें समझाने के लिए कि जैसे साइंस से पहले एक जो आइडिया होता है, जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है, और जब उसका रिजल्ट आती है तो उसे सच या झूठ मानती है। सो नेविल कहते हैं कि इमेजिनेशन भी वैसे काम करता है। इसे किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं है, पहले पहले यू टेस्ट इट, अगर ये प्रूव करता है देन यू बिलीव इट। सेकंड पार्ट में ये बताता है कि लाइफ इज एन एक्टिविटी। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक्चुअली इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा है। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो उनका असली कारण, जो कॉज होता है, हमारा फिजिकल मेहनत नहीं बल्कि हमारी इमेजिनल एक्ट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनल एक्ट वी अंडरगो सर्टेन कंपल्शन इन आवर लाइफ। और फिर हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और फिर बाद में हम पीछे मुड़ कर कहते हैं कि मैंने मेहनत करी इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। सो नेविल बताते हैं हाउ द लॉ वर्क्स इन सर्टेन फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नेविल कुछ बहुत ज़रूरी रूल्स बताते हैं जो आपको शायद इस चैप्टर में एक समरी के फॉर्म में मिलते हैं। तो पहली बात जो नेविल बताते हैं हाउ द लॉ वर्क्स में, डू नॉट बो टू द फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स के आगे झुको मत। फैक्ट्स यानी आज के जो भी हालात है उसके आगे झुको मत। नेविल का क्लियर मैसेज है, असर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ योर इमेजिनल एक्ट्स ओवर फैक्ट्स, मतलब अपनी जो भी इमेजिनल एक्टिविटीज़ हैं उसको ऊपर रखो आज के फैक्ट्स के हिसाब से। जो आज है जहाँ भी आप हो ठीक है, बट इमेजिनल एक्ट्स पर भरोसा करना सीखो। अगर आज बैंक बैलेंस ज़ीरो है तो उसे फाइनल मत मानो, और होता भी नहीं है। अपनी इमेजिनेशन में खुद को रिच पर्सन देखो। सेकंड पॉइंट है हाउ द लॉ वर्क्स में, इंटेंसिटी मैटर्स। सो नेविल बताते हैं कि अगर हमारी इमेजिनिंग हाई टेंशन पर होती है तो वो तुरंत सच हो जाती है, मतलब कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का सिंपली मीनिंग है मैं इसे कितना अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। और अगर वो लो टेंशन पर है तो उसे सच होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हर चीज़ का ओरिजिन इमेजिनेशन ही है। थर्ड पॉइंट है सेल्फ अबैंडनमेंट, खुद को सौंप देना। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है आपको अपनी विश फुलफिल्ड
कि जो फीलिंग होती है, इच्छा पूरी होने की फीलिंग, उसमें इतना डूब जाना है कि आप शायद पुरानी हालत भूल जाओ। लास्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल सेंसेशन। सो नेविल कहते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ आंखें बंद करके देखना नहीं है, बल्कि उसे फील करना है, कि जो हो रहा है वो मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोज़ इमेजिनेशन कर रहे हो कि हाँ एक रोज़ है मेरे हाथ में, मैं उसे इमेजिन कर रहा हूँ, तो उसकी खुशबू को महसूस करो कि कैसा लगे, मीठी मीठी सी खुशबू जो कभी आपने किसी परफ्यूम में सूंघी होगी या रोज़ में ही सूंघी होगी। एक सेंसरी विविडनेस को इमेजिन करो, उसके जो डाली पे जो शायद छोटे छोटे कांटे होंगे वो आपके हाथ में चुभ रहे हैं, यू कैन फील इट। और इसी चैप्टर में आता है द पावर ऑफ रिविजन, पास्ट को बदलना। सो नेविल ने एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट दिया था इस बुक में, दैट इज़ द रिवीजन। सो वो कहते हैं कि हमारा पास्ट कोई डेड चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर ही जिंदा होता है, इन द फॉर्म ऑफ आवर मेमोरीज। अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, कुछ भी, तो इमेजिनेशन में वापस उस वक्त में जाएं, इमेजिन करके कि हाँ ये सीन होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और उस सीन को वैसे ही दोबारा रीप्ले कीजिए जैसे आप उसे होने देना चाहिए था, ना कि जैसे हुआ नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हो। जब पास्ट की मेमोरीज को आप रिवाइज करते हो एक दिन दो दिन, तो उसका बुरा असर जो होता है आपके मेंटल चीज़ों पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे या जहाँ भी, वो आखिरकार ख़त्म होने लग जाता है। सो नेविल बताते हैं कि बाइबल में लिखा है, दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट, दे शैल बी एज वाइट एज स्नो। अगर हिंदी में कहूं, यदि आपके पाप लाल रंग के हैं तो वे बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे, जैसा आप चाहते हो। चैप्टर 2, ड्वेल देर इन। सो चैप्टर 2, ड्वेल देर इन, इसका मतलब होता है वहीं रहो, और इसका टाइटल ही सब कुछ बयां कर देगा कि वहीं रहो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपने जो सपने हैं उनके बारे में सोचो मत कि एक दिन शायद मैं कुछ बनूं, नहीं, बल्कि उस सपने के अंदर जाओ। सो नेविल कहते हैं कि अक्सर लोग परपेचुअल कंस्ट्रक्शन में बिजी रहते हैं। परपेचुअल कंस्ट्रक्शन मतलब हमेशा निर्माण करते रहना, हमेशा ख्याली पुलाव बुनते रहना, हमेशा सपने देखते ही रहना कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसी में जीते रहते हैं। और फिर एक नया कंसेप्ट नेविल और बताते हैं, इसे कहते हैं डिफर्ड ऑक्यूपेंसी, मतलब रहने में देरी। वो किसी चीज़ के बारे में सोचते रह जाते हैं कि हाँ 5 साल बाद मेरे पास गाड़ी होगी, बट उसको वो आज का प्रेजेंट फैक्ट मान कर उसमें नहीं जी पाते, जिसे कहते हैं डिफर्ड ऑक्यूपेंसी। यानी हम सपने तो देखते हैं पर उन सपनों में रहना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सीक्रेट जो इन्वॉल्व है दैट इज थिंकिंग फ्रॉम, नॉट ऑफ। मतलब कि थिंकिंग ऑफ द ड्रीम, सपने के बारे में सोचना, काश मेरे पास वो घर होता, या शायद 5 साल बाद आए। यू जस्ट थिंकिंग ऑफ अ ड्रीम, बस एक सपने के बारे में सोच रहे हो कि हाँ शायद आ जाए, या 5 साल बाद आ जाए। और जो सेकंड पार्ट है, थिंकिंग फ्रॉम द ड्रीम, सपने के अंदर से सोचना। जैसे मैं अपने घर की बालकनी पे खड़ा हूं और शायद बाहर खड़े के सबको देख रहा, और भी घर है। इसे ये मानना होता है कि थिंकिंग फ्रॉम द ड्रीम। यू कैन थिंक ऑफ अ कार कि हाँ 5 साल बाद शायद मुझे एक्स वाई जी कोई कार चाहिए। आप सोच सकते हो हाँ ऐसी अच्छी लगेगी घर के बाहर, वैसे अच्छी लगेगी। और थिंकिंग फ्रॉम द ड्रीम मतलब फाइनली वो अगर घर के बाहर वो गाड़ी है तो कैसा फील होगा, या उस फाइनली आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हो, चाबी जेब में फील कर पा रहे हो कि नीचे जाऊंगा चला लूंगा। सो नेविल कहते हैं कि आपकी जो इमेजिनेशन है, और जो भी आपकी इमेजिनेशन वही आपकी असली पहचान है। इसलिए आप इमेजिनेशन में जहाँ हैं वहीं आपकी असलियत बन जाती है। वेयर एवर यू आर इन योर इमेजिनेशन देयर यू विल बी। आप अपनी अवेयरनेस को किसी बादल की तरह समझ सकते हो, जो पहाड़ के साथ 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 चलता रहता है, जो मुसीबतों के साथ चलता है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिर्फ बादल है। वो पहाड़ पे रुकता नहीं, पहाड़ के क्रॉस चला जाता है। तो आपकी मुश्किलें हमेशा हमेशा एक जगह नहीं रहती, दे टेंड टू पास इन लाइफ। मगर जब तक आप अपनी अवेयरनेस में अपनी मुश्किल को पकड़ के बैठे रहोगे, तब तक बादल वहीं रहेंगे। सो अब आती है बात सक्सेस स्टोरीज पे। अब हर एक चैप्टर में मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज नेविल गॉर्डन ने दी हैं।
सो इसमें जो फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी, द अपार्टमेंट बिल्डिंग, बिना पैसे की बिल्डिंग खरीदना। तो इस स्टोरी में एक डॉक्टर थे। ये सारी वो स्टोरीज हैं जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया। नेविल को काफ़ी साल हो गए थे 1961 तक अपनी टीचिंग्स देते हुए। अब लोग भर भर के लेटर लिखते थे कि हाँ, मैंने आपकी टेक्निक अपनाई और मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मैं ऐसे सक्सेसफुल हुआ, मुझे ये ऐसे आया। अब ये सारे उन लेटर्स में से स्टोरी नेविल गॉडर्ड हमें सुनाते हैं, ये जो जो उन्हें लेटर्स मिले। सो एक डॉक्टर और उनकी वाइफ थी, 15 साल से एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे। सो नेविल की टीचिंग सुनने के बाद उन्होंने ये टेक्निक लगाई कि उन्होंने अपने सिर्फ इमेजिनेशन में, मियाँ बीवी ने दोनों अपनी सेपरेट सेपरेट तरीकों से इमेजिनेशन में नक्शे बनाए कि हाँ, अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी तो उसमें इतना बड़ा रूम होगा। आप सोच सकते हो, आप अपने घर का मैप ऐसे ही तो डिज़ाइन करते हो कि यहाँ पे ये ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने प्लान बनाया सिर्फ इमेजिनेशन में, और उसके अंदर घूमना शुरू किया। कहाँ? सिर्फ इमेजिनेशन में। वो इमेजिनेशन में जो किराएदार होते हैं, किराएदारों को उनके कमरे दिखाते हैं कि देखो, अगर मेरे पास मेरी अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो मेरे पास किराएदार आएंगे। वो इमेजिन करते हैं किराएदार को उनके घर दिखा रहे हैं, देखो आपको यहाँ का किराया देना पड़ेगा, यहाँ पे इतने रूम है, यहाँ पे आपका किचन है। और दोस्तों से कंग्रेचुलेशंस की बातें सुनते हैं, यार कंग्रेचुलेशंस, आपके पास अपना फाइनली का अपार्टमेंट बिल्डिंग बना लिया, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनी कि डॉक्टर डॉक्टर ये बहुत सुंदर बनाया आपने। और फाइनली एक रिजल्ट आता है एक दिन, कि एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर खुद उनके पास आया। उसने बिना किसी एडवांस के प्लान्स बनाए और खुद ही लोन अरेंज कर दिया, और यहाँ तक कि बाकी बचा पैसा भी अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर दिया उस कॉन्ट्रैक्टर ने। डॉक्टर ने 1 रुपया भी नहीं दिया और जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया, और फाइनली जल्द ही जल्द बिल्डिंग खड़ी हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया। और सक्सेस स्टोरी जो उसमें सेकंड नंबर थी, द ड्रीम इंग्लिश हाउस। एक लेडी को एक ऐसा घर चाहिए था जो मार्केट में मिलना काफ़ी मुश्किल था, होता है, एक पर्टिकुलर सबकी चॉइस होती है। वो था घर इंग्लिश स्टाइल हाउस, जिसमें वुड पैनलिंग, एक बड़ा सा फायरप्लेस, आपने अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, और बहुत सारी प्राइवेसी। ये उस लेडी की चॉइस थी जिसे कहते हैं ड्रीम इंग्लिश हाउस, कि इंग्लिश स्टाइल में बना हुआ एक हाउस जो मेरा सपना है। ब्रोकर्स ने कहा कि वो शायद पागल हो गई हैं, कि अभी ये कहाँ से ऐसा घर मिलेगा, ऐसा घर इस प्राइस में तो मिलना इम्पॉसिबल है, ब्रोकर्स ने कह दिया। फिर उस लेडी ने उन ब्रोकर्स की बात नहीं मानी। वो हर रात इमेजिनेशन में उस घर की बालकनी की रेलिंग को पकड़कर खड़ी होती और अपने पति को फायरप्लेस के पास खड़ा देखती, क्योंकि वैसा ही तो उसने घर सोचा कि ऐसा ही इंग्लिश स्टाइल हाउस होता है। तो इमेजिनेशन में जाके फील करते हुए घर की बालकनी में वो पीछे मुड़ के देख रहे तो शायद मेरा जो हस्बैंड है वो एक फायरप्लेस के अराउंड खड़ा है, और उन्हें बस फील किया कि रेलिंग अगर मैंने पकड़ी है तो ऐसी फील होगी, चौकोर होगी, थोड़ी ठंडी होगी, और मुझे खुशी होगी पीछे मुड़ कर के मेरे पति एंजॉय कर रहे हैं। और उन्हें रिजल्ट में ऐसा ही एग्जैक्टली घर मिला। प्रॉपर्टी का मालिक ज़मीन बेचने को तैयार नहीं था, पर अचानक से उसने ज़मीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वही घर उनके जो छोटे से दाम पे था वो बेच दिया। तो फाइनली कम पैसों में उन्हें वैसा ही घर मिला। सो अगर हमें की लेसन्स ले पाए चैप्टर 2 में से, दैट इज ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। जब आप इमेजिनेशन में अपने सपने को जी लेते हैं कि हाँ, अगर वो पूरा है तो मैं कैसा फील करूंगा, तो अब एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट से गुजरते हैं, और फाइनली उसका आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि आपका ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या है। यू कैन ओनली फाइंड आउट योर ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स व्हेन यू आर लुकिंग बैक। सेकेंड पॉइंट है की लेसन्स में, कि स्पिरिचुअल सेंसेशन, कि उस लेडी ने जो लास्ट स्टोरी मैंने आपको बताई, बालकनी में जाकर रेलिंग को फील किया, और जो उससे पहले स्टोरी में उसने डॉक्टर ने अपने दोस्तों से कंग्रेचुलेशन सुना। तो ये जो स्पिरिचुअल सेंसेशन है, ये आपको सुनना, महसूस करना होगा, उसको विविड बनाना होगा। एंड थर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। सो नेविल कहते हैं बाइबल में से एक वर्ड लेके, सेंटेंस लेके, ही हु इज नॉट फॉर मी इज अगेंस्ट मी। अगर हिंदी में बताऊं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। या तो आप अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा करें या अपनी सेंसेस पे, चॉइस आपकी है।
आप बीच में नहीं रह सकते। अगर आप सेंसेस पे भरोसा करें तो शायद आप वहीं रह जाएँ लाइफ़ में जहाँ हैं। अगर आप अपनी इमेजिनेशन पे भरोसा कर रहे हैं तो जहाँ आप जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। चैप्टर 3, टर्न द व्हील बैकवर्ड्स, मतलब वक़्त का पहिया पीछे घुमाओ। सो चैप्टर 3 में नेविल गॉडर्ड सबसे एक अमेजिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग जिसके बारे में बात करते हैं, वो है रिवीजन। सो नेविल कहते हैं कि हमारा पास कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो कभी बदला ना जा सके। अगर आपकी इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करती है और आप इस पे बिलीव करते हो, तो वो पुरानी रियलिटी को मिटा भी सकती है। सो जो इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है वो है मेंटली फॉल्सिफाई द फैक्ट्स। नेविल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हमें लाइफ के फैक्ट्स जो तथ्य होते हैं, सच्चाई होती है, जो भी कहते हैं आज जो हमारा प्रेजेंट फैक्ट है, हम उनको इमेजिनेशन में झुटलाना सीखना होगा कि वो गलत हैं, वो झूठ हैं। सो बाइबल की एक कहानी जिसका टाइटल था द अनजस्ट स्टीवर्ड, नेविल उनका जिक्र करते हुए, स्टोरी का जिक्र करते हुए वो समझाते हैं कि अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो यूज योर इमेजिनेशन और उसको बदल दो। वॉट इमेजिनेशन मेक्स इट कैन अनमेक, मतलब जो कल्पना बना सकती है वो मिटा भी सकती है। सो नेविल गॉडर्ड इसमें टेक्निक बताते हैं। फर्स्ट है हाउ टू रिवाइज योर डे, कि जो भी आज मेरा दिन है उसको रिवाइज कैसे करूं। हर रात सोने से पहले पूरे दिन को याद कीजिए, बस जस्ट एक मेंटली कि हाँ आज ऐसे हुआ, मैं इतने बजे उठा, मैं यहाँ गया वहाँ गया, जैसे रफली इमेजिन करिए कि क्या क्या हुआ। जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, कि हाँ पूरा दिन अच्छा था बट शाम को एक ऐसा इवेंट आया, शायद किसी से लड़ाई हुई या किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए, कम दिए, कुछ भी हुआ, एक एक्सीडेंट, बुरी चीज़ कुछ भी, उसको बस एक बार देख लीजिए। हाँ शाम को पूरा दिन अच्छा था बट शाम को नहीं था, उसे वैसे ही इमेजिन कीजिए। अब आपको सीन मिल गया कि क्या अच्छा नहीं हुआ, बस उसको इमेजिन करिए जैसा वो होना चाहिए था। अगर आपको शायद कोई लेटर मिला हो या कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट मिला हो जो शायद आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे, जो आप देखना नहीं चाहते थे, तो उसको इमेजिनेशन में जाओ कि शाम के 5 बज रहे हैं, मुझे एक व्हाट्सएप आया। असलियत में तो जो आया था उसने आपको बैड न्यूज़ दी, बट जब आप इमेजिन कर रहे हो उसने आपको गुड न्यूज़ दी, उसमें लिखा है थैंक यू सो मच, या फिर जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं। और सेकंड, उसे रिलिव द सीन, मतलब उस सीन में वापस जाइए और परफेक्ट तरीके से होते हुए देखिए जैसे आप चाहते थे, और बार बार रिपीट करते रहिए जब तक आपको नेचुरल ना लगने लगे। सो अब जो सक्सेस स्टोरीज थी रिवीजन के ऊपर, वो 3 सक्सेस स्टोरीज इस चैप्टर में शेड हैं। तो पहली स्टोरी थी द लैंड सेल, जमीन का सौदा। सो एफ बी नाम का एक, एफ बी इनिशियल्स हैं नेम के, एक व्यक्ति था जो अपनी ज़मीन बेचनी थी, पर एजेंट ने कहा कि मार्केट बहुत स्लो चल रहा है और नए साल तक कुछ नहीं हो पाएगा, मार्केट में जितने भी वो थे एजेंट, सब ने मना कर दिया। सो एफबी ने उस एजेंट ने जो लेटर भेजा था कि सॉरी हम आपका भी शायद ज़मीन नहीं बिक पाएगी नए साल तक, वो एक लेटर में लिख के आया था। तो एफबी नाम के इंसान ने उस लेटर को इमेजिनेशन में रीराइट किया। उन्होंने इमेजिन किया कि एजेंट कह रहा है कि इट वॉज प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू, आपका प्लॉट बिक गया। और वो इसी रिवीजन में रात को सो गया। हालांकि दिन में आया था लेटर जिस पे लिखा था आपका प्लॉट नहीं बिक पाएगा नए साल तक भी, बट उन्होंने रीराइट किया अपनी इमेजिनेशन में, और अगले एग्जैक्टली 5 दिनों में उनकी ज़मीन बिक गई। और एजेंट ने बिल्कुल वही शब्द लिखे थे जो उन्होंने 5 दिन पहले इमेजिन किया। इट वॉज अ प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू। सेकेंड स्टोरी है मैनिफेस्टिंग मैरिज, शादी का एक सपना। एक लेडी एक ब्लाइंड डेट पे गई और एक लड़के से मिली और उसे काफ़ी पसंद करने लगी। ब्लाइंड डेट का कंसेप्ट पुराने ज़माने में बहुत चलता था, पर उनका कॉन्टैक्ट टूट गया समहाउ। तब इतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं था कि मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ हो, उनका कॉन्टैक्ट टूट गया। उसने हर रात इमेजिन किया कि वो मैरिड है उस वुमन ने, और अपनी उंगली में एक वेडिंग बैंड अंगूठी होती थी उसको महसूस किया, सिर्फ महसूस किया, पहना कुछ नहीं, सिर्फ महसूस किया कि हाँ शायद इतना कुछ फील हो, 10 ग्राम की अंगूठी हो, ऐसा कुछ हो। उसने कहा मन ही मन, दिस इज अ वंडरफुल, आई एम रियली मिसेस जे ई, मतलब
अगर उसने अपने अगर हस्बैंड का नाम लिया तो क्या होगा? और कुछ ही महीनों में उनका कॉन्टैक्ट हुआ और उनकी फिर शादी हो गई। थर्ड स्टोरी है हीलिंग ऑफ अ 39-ईयर-ओल्ड इंजरी। एक महिला को 39 साल से पीठ में बैक में एक दर्द था, बैक पेन, क्योंकि वो बचपन में शायद झूले से गिर गई थी। तो उन्होंने रिवीजन का यूज़ किया और इमेजिनेशन में वापस वो बचपन के पल में गई। जितना भी याद था, हमें बचपन की शायद याद इतनी ताज़ा ना हो, बट जितना भी याद था कि ऐसे दोपहर हो रही थी, मैं झूले पे थी, कौन साथ था कौन नहीं, बस उतना इमेजिन किया। उन्होंने इमेजिन किया वो झूले से गिरी नहीं, बल्कि सेफ से अपने पैरों पे उतर गई और अपने माँ के पास दौड़ कर गई, खुशी खुशी, कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ 2 महीने में उनका 39 साल पुराना दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया अपने आप। सो जो भी इंसिडेंट ने उनको इंजरी दी, उस इंजरी को उन्होंने खत्म किया बाय इम्प्रूविंग द सीन। चैप्टर 4, देर इज नो फिक्शन, मतलब कुछ भी कल्पना नहीं है। सो नेविल गॉर्डर्ड कहते हैं इस चैप्टर के टाइटल के थ्रू कि देर इज नो फिक्शन, कि इस दुनिया में कुछ भी सिर्फ कहानी नहीं है। हम जिसे आज फिक्शन या कहानी समझते हैं, वो कल की असलियत या फैक्ट बन जाता है। अगर हमारी इमेजिनेशन फिजिकल असर डाल सकती है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया ही इमेजिनल है। सो नेविल गॉडर्ड एक लॉ बताते हैं, द लॉ, मेंटल कॉजेशन। सो नेविल समझाते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो किसी फिजिकल कारण से हो रही है, जैसे मेहनत, किस्मत या हादसा, पर असली कॉज हमारे दिमाग के अंदर है। सो नेविल गॉडर्ड इसमें बताते हैं फिक्शन टुडे इक्वल्स फैक्ट टुमारो, मतलब आज जो भी कहानी आप अपने मन में लिख रहे हैं वो कल आपके सपने सामने फाइनली आके खड़ी होगी। फिक्शन टुडे, फैक्ट टुमारो। और उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी इमेजिनल एक्ट क्रिएट्स रियलिटी, तो हमें जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि हम सिर्फ वही इमेजिन करें जो मेरे लिए या फिर मेरे आसपास लोगों के लिए बेहतरीन हो। और इसको समझाने के लिए आप इस पे शायद कुछ रिसर्च भी कर सकते हो। नेविल गॉडर्ड बहुत एक चिलिंग एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे, टाइटैनिक की कहानी। सो नेविल एक बहुत मशहूर मिसाल देते हैं कि 1898 में एक ऑथर था, मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था फ्यूटिलिटी, आप सर्च कर सकते हैं। और कहानी में उन्होंने जो नॉवेल लिखा मॉर्गन रॉबर्टसन ने, एक बहुत बड़ा जहाज था कहानी में था, और उस जहाज का नाम था टाइटन। टाइटन वो अप्रैल की एक ठंडी रात को आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उसमें जरूरत से कम लाइफ बोट थी और काफी जान माल इन सब का हानि हुआ। ये तो सिर्फ एक फिक्शन था, एक बुक में था। बट असलियत में क्या हुआ, ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक नाम का जहाज बना। उसका साइज, उसके पैसेंजर्स, अप्रैल की वही ठंडी रात, आइसबर्ग से ही टकराना और लाइफ बोट्स की कमी, सब कुछ बिल्कुल जैसा रॉबर्टसन की वो नॉवल में था, जो एक फिक्शन था। सो फिक्शन टुडे बिकम्स फैक्ट टुमारो। सो नेविल कहते हैं कि अगर रॉबर्टसन को पता होता कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, तो क्या वो इतनी दुख भरी कहानी लिखते? रॉबर्टसन की इमेजिनेशन किसी गाइडेड मिसाइल की तरह थी, जो स्पेस टाइम में ट्रेवल करके सच हो गई। एक और सक्सेस स्टोरी बताते हैं, द डांसिंग टीचर, जीरो से हीरो तक। सो नाम के इनिशियल्स हैं EOL जूनियर। एक EOL जो जूनियर थे, वो एक साधारण डांसिंग टीचर थे। उन्होंने नेविल का चैलेंज लिया कि वो इसे गलत प्रूव करेंगे, कि ठीक है, उन्होंने नेविल की बातें सुनी, मैं इसे गलत प्रूव करके देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है सच होगा। तो उनका गोल क्या था? उनका गोल था कि खुद का एक आर्थर मरे, एक नाम है, स्टूडियो खोलना। और बल्कि पास में भी उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उनका गोल यही था EOL जूनियर का कि चलो मैं नेविल गॉडर्ड की कुछ बात को रॉन्ग प्रूव करता हूँ। तो मेरा गोल ये है कि मैं एक स्टूडियो खोलना चाहता हूँ जिसका नाम है आर्थर मरे। ठीक है।
सो उन्होंने इमेजिन किया, हर रात सोने से पहले खुद को इमेजिन किया कि मैं स्टूडियो का बॉस हूँ, वैसा महसूस करते। और एग्जैक्टली 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आया कि उन्हें एक पार्टनरशिप मिली। यंग डांसिंग टीचर थे, पार्टनरशिप मिली। फिर उन्होंने दोबारा वही टेक्निक लगाई और उन्हें दूसरा स्टूडियो भी मिल गया। उन्होंने एक दोस्त को चैलेंज किया फिर कि तुम भी ये ट्राई करो। उन्होंने इमेजिन किया कि वो एक बड़ी स्टेज पर स्पीच दे रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पर उनका दोस्त फिर भी नहीं माना। वो ईओएल जूनियर ने तो एक की जगह दो ले लिए स्टूडियो। वो खुश हुआ कि नेवल की बात तो सच निकली। उन्होंने दोस्त को बोला कि भाई, मैंने ऐसा किया, तुम भी ट्राई करो। तो उसके दोस्त ने सोचा कि मैं कहीं खड़ा हूँ और लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, जो भी उसका ड्रीम था। और एग्जैक्टली कुछ दिनों बाद उसके दोस्त के साथ भी वैसा हुआ। बट उसके दोस्त ने बोला नहीं यार, ये तो होना ही था। सो नेविल कहते हैं कि लोग अक्सर इसे कोइंसिडेंस मानकर टाल देते हैं, बट दे डू नॉट रियलाइज दे आर इमेजिनल एक्टिविटी क्रिएट्स रियलिटी। अगर उनकी मेमोरी तेज है तो उन्हें याद होगा एग्जैक्टली किस पल मैंने ऐसा सोचा जो आज मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। चैप्टर 5, सटल थ्रेड्स। सो चैप्टर 5 का नाम है सटल थ्रेड्स, मतलब अनसुलझे धागे, नाजुक धागे। नेविल गॉडर्ड यहाँ बताते कि हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ते बनते हैं वो इतने बारीक और अजीब होते कि हम उन्हें पहले से ही प्लान नहीं कर पाएंगे। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप एंड मतलब आपकी जो मंजिल है उसको इमेजिन कर लेते हैं तो जो नेचर होता है वो ऐसे धागे बुनने लगती है जो आपको वहां तक खींच के ले जाएंगे। उन्हें फिजिकल धागे मत समझिए, बस एक तरीका है आपको समझाने का कि कुछ ऐसे धागे आएंगे, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स बनेंगे आपकी लाइफ में, अपने गोल तक पहुंच जाओगे। सो नेविल कहते हैं कि कोई भी चीज अपने आप जिंदा नहीं रहती। हर इवेंट इसलिए होता है क्योंकि हमने उसे अपनी इमेजिनल एक्टिविटी से सपोर्ट दिया है। सो वो नेविल गॉडर्ड विलियम ब्लेक का कोट यूज करते हैं, जो हिंदी में है कि जो कुछ भी तुम बाहर देखते हो वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारी इमेजिनेशन में। ये है कोट। और ये दुनिया सिर्फ एक परछाई है आपके अंदरूनी हिसाब की। अब इसको सपोर्ट करने के लिए नेविल हमें फिर से कुछ स्टोरीज में ले जाते हैं जो नेविल को लेटर के फॉर्म में मिली। तो पहली सक्सेस स्टोरी थी प्रेसिडेंट के बराबर इनकम होना। एक व्यक्ति जो वर्ल्ड वॉर 2 से वापस आया था, वर्ल्ड वॉर 2 वेटरान था, और वो सिर्फ $25 पर वीक कमा रहा था। और 10 साल बाद वो 600 रुपये डॉलर पर महीने तक पहुंच गया, जैसे तैसे जब हमारी सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, फाइन। उसने नेविल गॉडर्ड की बुक पढ़ी और रिवीजन शुरू किया, और 2 साल में उसने नेविल को बताया कि आज उसकी इनकम $600 जो महीना थी, वहां से लेकर इतनी बड़ी कि आज वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बराबर है। और उसी ऑडियंस में बैठा एक गरीब आदमी बैठा हुआ था जब ये कहानी पढ़ रहे थे, जिसे एहसास हुआ कि उसने बुक तो पढ़ी है पर अभी तक उसने इमेजिनल एक्ट का यूज नहीं किया। तो बात यही है, यू कैन बिकम अ हियरर बट यू नीड टू बिकम अ डूअर। कहानी 1000 बार सुनो, आपको मोटिवेशन फील होगा, शायद 2 मिनट का पॉजिटिविटी आएगा, आप खुश हो जाओगे, सारी नेवल की किताब पढ़ ली। बट जब तक आप उस पर एक्ट नहीं करोगे, यू स्टार्ट लिविंग फ्रॉम द एंड, तब तक ये काम नहीं करेगा। एक और सक्सेस स्टोरी है उसी ऑडियंस के, एक एक जो नेवल को देखने आती थी, उसी में एक ऑडियंस थी, उसी में एक कंगाल आदमी था। उसी का एक लेटर आया नेवल को एक दिन, उसमें लिखा था कि उसने डिसाइड किया कि एक क्लाइंटे रेस ट्रैक, एक जो घोड़ों की रेस होती है वहां पे कुछ होती हैं नाम, क्लाइंटे रेस ट्रैक नाम का एक रेस थी घोड़ों की। और उसने डिसाइड किया कि वो 5 से 10 पूल जीतेगा। तो वो हर रात इमेजिन करता था कि वो अपने टिकट सॉर्ट कर रहा है और उसके पास करीबन 6 विनर्स हैं। वो इसे तब तक महसूस करता कि जब तक वो फीलिंग ना आ जाए कि उसके रोह ना कांपने लगेंगे, हाँ मैं सही में जीत गया, उनके रोंगटे ना उठे। और देखते ही देखते उसने रोज इमेजिन किया, वो देखता कि कैशर उससे बहुत सारे पैसे दे रहा है जो उसने उसने उसमें जीते हैं घोड़ों की रेस में।
और वो अपनी इस टी-शर्ट के अंदर तक भरे जा रहा है पैसे, की जेब भर चुकी है। और एग्ज़ैक्टली 3 हफ्ते बाद वो ट्रैक पर गया और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस कैशियर ने उसे कैश की जगह ₹84,000 का, $84,000 का चेक दिया। चीज़ वही हुई, शायद उसे कैश नहीं मिला, मगर पैसे मिले इन द फॉर्म ऑफ चेक। एक और सक्सेस स्टोरी, बार-बार जीतना। एक व्यक्ति ने पहले ही जो स्टोरी सुनी उसको ट्राई किया और फाइनली वो एक $16,000 जीत गया, जो अमेरिका में बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पर। $16,000 आज भी कैलकुलेट करोगे तो आज भी बहुत बड़ी अमाउंट है। पर वो रुकना नहीं चाहता था, वो प्रूव करना चाहता था कि ये ना मेरे से तुक्के में नहीं हुआ, कि मैंने नेविल की एक बात सुनी, हल्का सा अज्यूम किया, मुझे $16,000 मिल गए, तुक्का हो सकता है। नहीं, मैं एक और बार ट्राई करके देखता हूँ, जस्ट टू पता लगे कि सच है। उसने इमेजिन किया कि वो दो अलग अलग बैंक्स में जा रहा है। एक में उसका बैलेंस $10,000 है और दूसरे में $15,000। फिर उसने इमेजिन किया कि वो अपनी डेस्क पर पैसे गिन रहा है और 12 डिफरेंट पीसीज में, गड्डियों में उन्हें बांट रहा है। सो जो टोटल इमेजिनेटिव अकाउंटिंग था वो 36,000 बनता है। उसके डेस्क पे $36,533 पड़े हैं। ठीक है। और जब वो रेस ट्रैक पर गया तो उससे गलती हो गई। उसने अनजाने में 10th रेस के जो 2 टिकट थे वो कॉपी खरीद लिए और साथ ही एक ही ट्रेनर्स हॉर्स के ऊपर वो हटाना चाहता था, एक ही घोड़े पे 2 बार लगा दिए। तो कुछ गलतियाँ हो गई उससे जब वो रेस ट्रैक पर गया और वो फाइनली इन गलतियों की वजह से 36,768 जीता। एग्जैक्टली वही अमाउंट से $20 ज़्यादा जो उसने इमेजिन किए थे। गलती करने के बाद भी उसे उतने ही पैसे मिले जितने उसने इमेजिन किए थे। उससे शायद $20 और ज़्यादा। 36,533 से 20-30 डॉलर ज़्यादा। सो अगर आपका फाइनल गोल पक्का है तो आप कितनी भी गलतियां जो आपको लगे शायद मेरे से गलती हो गई, वो गलतियां भी इस हिसाब से होंगी कि आप अपने एंड गोल तक पहुंच जाओ। चैप्टर 6, विजनरी फैंसी, मतलब कल्पना की शक्ति। सो नेविल गॉर्डन हमें बताते हैं कि हमारी इमेजिनेशन कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है। जिसे असलियत मानते हैं वो एक्चुअली हमारी इमेजिनल एक्ट की ही परछाई है। जो ये दुनिया है एक शैडो है। अगर आप अपनी विजन के प्रति ईमानदार हैं तो वो अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर लेगी। सो नेविल बात करते हैं स्पिरिचुअल सेंसेशन के बारे में। इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ तस्वीर देखना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी पांचों सेंसेस जैसे साइट, साउंड, सेंट, टेस्ट एंड टच को इमेजिनेशन में यूज करो, या जो भी अपने बेस्ट वे में यूज कर पाओ। इसे स्पिरिचुअल सेंसेशन कहते हैं। जब आप किसी चीज को इतनी गहराई से फील करते हैं, उसकी खुशबू, उसकी टच भी रियल लगने लगे, जैसे रोज का एग्जाम्पल, तो वो शैडो वर्ल्ड में प्रकट हो ही जाती है। इसमें एक सक्सेस स्टोरी, अगेन एक लेटर आता है जो नेवल गॉडर्ड इस बुक में शेयर करते हैं। एफ बी नाम का एक इंसान था, एक वर्ड है, इनिशियल्स इनिशियल्स हैं जस्ट, एफ बी। उसको एक खास ओपेरा की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। ओपेरा वहाँ पे कुछ होती है म्यूजिकल एक्टिविटीज, उसकी एक रिकॉर्डिंग चाहिए थी जो आजकल मार्केट से गुम हो गई है। जैसे ही मान सकते हो कि नेवल की बहुत सारी रिकॉर्डिंग आज मार्केट में नहीं है और आप उसे ढूंढने निकले, वैसे ही एक इंसान था जिसका नाम था एफ बी। वो एक ओपेरा की रिकॉर्डिंग ढूंढने गया। तो उन्होंने इमेजिनेशन किया कि वो रिकॉर्ड शॉप में जा रहे हैं और सेल्समैन से पूछ रहे हैं कि आपके पास ये वाली एल्बम है, ये रिकॉर्डिंग है, और सेल्समैन कहता है हाँ हाँ है, ले जाओ। क्योंकि वो पहले गया तो उसे कभी मिली नहीं मार्केट में, तो उसने जस्ट इमेजिन किया कि वो सेल्समैन के पास गए और सेल्समैन ने कहा ठीक है आप ले जाओ, हमारे पास पड़ा है। और जब वो सच में दुकान पे गए तो सेल्समैन ने वही पुरानी बात कही, नहीं ये स्टॉक में नहीं है। पर एफबी ने अंदर ही अंदर कहा, यार ये तो मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैंने तो इमेजिन किया था कि तुमने मुझे हाँ बोला है, अंदर ही अंदर बात करी। मैं वो सुनना चाहता था जो तुम मुझे बोल रहे थे मेरे इमेजिनल एक्ट में। तभी एफबी की नज़र एक शेल्फ पे पड़ी, ऊपर एडवर्टीजमेंट लगा था, वहां पे गई और उसने बोला कि एक बार वो उतारना, और सेल्समैन ने उतारा। और जब पता लगा कि ये तो वही एल्बम है जो ये बंदा ढूंढ रहा है, एफबी। सो नेविल कहते हैं कि एफबी ने ना का आंसर लेने से एक्सेप्ट करना मना कर दिया था। सो इमेजिन क्या हुआ? इमेजिन ये हुआ कि मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए।
चाहे आप इस रास्ते जाएँ, चाहे उस रास्ते जाएँ, पहुँच आप वहीं जाओगे। इसमें एक और सक्सेस स्टोरी थी, जिसमें इन्वॉल्व था कोर्ट केस। एक मिसेज़ जीआर थी, तो मिसेज़ जीआर पर एक ब्रोकर ने $1500 के कमीशन के लिए केस कर दिया। उनके लॉयर ने कहा कि जीतने का कोई चांस ही नहीं है, कि आप $1500 का आपके ऊपर केस है और जीतने का काफ़ी इम्पॉसिबल चांस है। बल्कि आपका अगर लॉयर ही आपको कह दे कि सर आपका जीतना मुश्किल है, चांस ही नहीं है। तो कोर्ट रूम में बैठकर उन्होंने बाहर की हर बातों को मानने से मना कर दिया। अपनी आँख, कान और सब बंद कर लिए और बार-बार वो वही आवाज़ सुनती रही इमेजिनल एक्ट में, कि वी फाइंड डिफेंडेंट नॉट गिल्टी, मतलब कि आपको हम निर्दोष पाते हैं, कि आपके ऊपर कोई ₹1500 का जो भी केस था वो झूठा था। और ज्यूरी ने 4 घंटे के बैठक हुई कि लास्ट में जो वहाँ पे थोड़ा जो सिस्टम अलग होता है, जूरर बेस्ड सिस्टम होता है अमेरिका में। उन्होंने मीटिंग करी और फिर जब वो बाहर आए, तो बाहर आके भी सेम वही बात बोली जो उस लड़की ने कोर्ट में बैठे-बैठे 4 घंटे पहले जो इमेजिन किया था, वी फाइंड डिफेंडेंट नॉट गिल्टी। अब एक और सक्सेस स्टोरी थी द स्टोलन फर्नीचर, जहाँ पे पुलिस फेल हो गई मगर इमेजिनेशन पास। आरओ, ये अगेन एक इंसान का नाम है जिसके नाम के इनिशियल है आरओ। जब यूरोप से वापस आई, तो उनकी मेड सारा फर्नीचर लेके गायब हो चुकी थी, जो घूम के आई यूरोप से। तो वापस आई तो उनका जो मेड थी, वो सारा फर्नीचर लेके भाग गई। अब पुलिस और डिटेक्टिव्स ने कुछ ट्राई किया मगर कुछ भी ढूँढ नहीं पाए। तो वो अपने होटल रूम में बैठी और आँखें बंद करके सिर्फ़ इमेजिन किया कि वो अपने पुराने घर में है और अपने घर की फ़ेवरेट चेयर पे बैठी हैं, जो चोरी हो चुकी थी, जो फाइनली उनकी जो मेड थी वो ले गई। उन्होंने इमेजिन किया कि मैं अपने घर में वापस बैठी हूँ, उसी चेयर पे बैठी हूँ, जो मेरी फ़ेवरेट चेयर थी। उन्होंने अपने बच्चों की फ़ोटोज़ को पियानो पर रखा हुआ देखा और चेयर की जो कपड़े होते हैं उसको फ़ील किया, अच्छा हाँ, ये मेरी चेयर है। और अगले ही दिन वो गलती से पुराने अपार्टमेंट की तरफ चल दी जहाँ पे चोरी हुई थी। वहाँ उन्हें अचानक से वही मेड दिख गई। मेड डर गई और उन्हें वहाँ से ले गई जहाँ सारा फर्नीचर छुपा के रखा था। सो नेविल कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने, जो आरओ फीमेल थी, वो चेयर पे बैठ के चेयर की फीलिंग ले रही थी, तो जो चेयर का जो चोरी हो जाना था वो गायब हो गया। उनकी लाइफ में वो चेयर वापस आ गई और जो उसके साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो फाइनली वापस मिल गई। सो नेविल गॉडर्ड इस चैप्टर में से लेसन ये बताते कि एक इमेजिनल एक्ट में आपका अटेंशन का मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अटेंशन पे फोकस करेंगे, आपका अटेंशन जहाँ होगा आप वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड नेविल गॉडार्ड एक और चीज़ बताते हैं, डू नॉट कन्फॉर्म टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स के घेरे में कैद मत होइए, इमेज बदलिए, फैक्ट्स अपने आप बदल जाएगा। एन अजम्पशन, दो फॉल्स, इफ परसिस्टेड इन, विल हार्डन इनटू फैक्ट। चैप्टर 7, मूड्स। सो हमें एक ऐसे सीक्रेट के बारे में हमें नेविल बताते हैं जिसका नाम है मूड। हमारा मूड कैसा है। सो नेविल गॉडर्ड चैप्टर की शुरुआत करते हैं विंस्टन चर्चिल के कोट से। अगर हिंदी में बताऊं, मूड लोगों की किस्मत तय करता है, ना कि किस्मत लोगों का मूड। सो नेविल समझाते हैं कि हम गलती से सोच सकते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलेगा, कि अगर मुझे लाइफ में कुछ मिलता है तभी मैं शायद खुश होऊंगा। पर असलियत में ये है कि खुशी का मूड पहले बना लेते हैं अगर इंसान, तो उसे वही चीजें मिलने लगती है। लॉ ऑफ अजम्पशन। सो हमें इस लॉ के अंदर हमें नेविल बताते हैं मूड एज अ कॉज। मूड सिर्फ हमारी जिंदगी के हालातों का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो उन हालातों का एक जन्मदाता है, एक कॉज भी है। सो नेविल कहते हैं कि जो कोई भी आइडिया आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं करता, मान लो कोई भी पर्टिकुलर चीज, तो अगर हम उसको फील करें कि वो काम करता है, तो वो काम करने लग जाएगा। दैट इज वाई फीलिंग इज द सीक्रेट। और इसी में एक सक्सेस स्टोरी नेविल गॉडर्ड को एक लेटर के फॉर्म में मिलती है। स्टोरी थी इजंट इट वंडरफुल। तो एक
55 साल की एक लेडी थी जिनके पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना कोई मदद करने वाला। उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और जो किराया होता है रेंट देने का कुछ भी नहीं था। तो नेविल के एक लेक्चर से उन्होंने एक आइडिया पकड़ा। वो नेविल के लेक्चर सुनने आती थी। उन्होंने हर रात सोने से पहले एक फीलिंग को पकड़ा। इज़न्ट इट वंडरफुल, समथिंग मार्वलस इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ। कुछ नहीं, बस इतना कि कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो 2 महीने बाद उन्हें एक पुराना दोस्त मिला जो न्यूयॉर्क जा रहा था, उस 55 साल की लेडी का दोस्त। वहां वो अनजाने में उसे एक दोस्त मिले जो 25 साल से गायब था और वो काफ़ी अमीर हो चुका था। उस अमीर दोस्त ने इस लेडी को कुछ पैसे भेजे कि वो अपना रेंट वेंट और गाड़ी वाड़ी चुका सके। सिर्फ इतने साल पुराना दोस्त जो आज अमीर हो चुका, वो अचानक सडनली मिला। वो काफ़ी अच्छा दोस्त था और इतने सारे पैसे दिए कि फाइनली में रेंट, गाड़ी, कपड़ों का खर्चा निकल पाए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ज़िंदगी भर के लिए एक मंथली इनकम भी मिल गई उसी दोस्त के द्वारा, क्योंकि वो दोस्त बहुत अमीर था। और यही दोस्त नहीं करते क्या, एक दूसरे की हेल्प। और एक और स्टोरी, एक माँ अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी, इसी लेटर के थ्रू में पता लगता है। और उस बेटी को अचानक से कहीं $3000 की जरूरत थी। तो दोनों ने मिलकर एक सीन बनाया। माँ और बेटी ने दोनों जाते थे नेविल की बातें सुनने। दोनों ने मिलकर एक सीन बनाया कि जिसमें बेटी के पास हर कोने से पैसा आ रहा है, हर एक तरीके से पैसा आ रहा है। जैसे वो शायद पैसों के समुद्र में हो, पैसा ही पैसा। और बीच में खड़ी हो और बहुत अच्छा मूड है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। और कुछ ही दिनों में उनकी 90 साल की एक दादी ने अचानक उस बेटी को बुलाकर $3000 का चेक दिया और बच्चों के अलग अलग से $1500 और दिए। और यहाँ तक कि उस माँ को भी $3000 दिया, जस्ट बाय फीलिंग द मूड कि मेरे पास इतना पैसा है कि जहां जाऊं मुझे पैसा मिलता है। सो जो की लेसन है चैप्टर 7 में से वो ये है, इंतज़ार मत कीजिए कि किस्मत बदलेगी तब मेरा शायद मूड बदले, शायद मुझे कहीं पैसा है तब मैं खुश हूं। नहीं, पहले वो मूड बनाइए जो आपको तब हासिल होता जब मंजिल पे पहुंच चुके होते, कि कैसा फील होता। अगर आपको सीन इमेजिन करने में थकान होती है तो बस एक फ्रेज पकड़ लीजिए, इजंट इट वंडरफुल, कि यार पता नहीं कहाँ से मेरे पास पैसा आ जाता है, या कहाँ से मैं अपने आप पास हो जाता हूँ। इजंट इट वंडरफुल, आई एम लकी। और स्पिरिचुअल सेंसेशन, कि नेविल कहते हैं कि जब आपके मूड की जो विश फुलफिल की लहर में आप अगर आ जाते हैं कि हाँ मुझे फील हो पा रहा है, देन अज्यूम अ वर्च्यू इफ यू हैव इट नॉट। अगर आपके पास कोई गुण नहीं है लाइफ में, तो ऐसा बिहेव कीजिए कि जैसे वो आपके पास है और वो आपके पास होगा। चैप्टर 8, थ्रू द लुकिंग ग्लास, आईने के पार। सो चैप्टर 8 का टाइटल जॉर्ज हर्बर्ट की खूबसूरत कविता से लिया गया है, नेविल की बुक में, लुकिंग थ्रू द ग्लास, थ्रू द लुकिंग ग्लास। सो नेविल समझाते हैं कि जब हम किसी आईने को देखते हैं, किसी ग्लास को देखते हैं, शीशे को, तो हमारी नज़र सिर्फ आईने की सतह पर रुक सकती है, या फिर हम उसके पार देखकर एक नई दुनिया का सच देख सकते हैं। सो अब नेविल हम एक चीज बताते हैं, परसेप्चुअल वर्सेस कंसेप्चुअल अवेयरनेस। सो नेविल ने, अगर मैं आपको वापस दोहराऊं, सो नेविल बोलता है अगर हम किसी आईने की तरफ देखें तो या तो हमारी नज़र सिर्फ आईने की सतह, सरफेस तक रुक सकती है, या फिर हम उसके पार देखकर एक नई दुनिया देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है परसेप्चुअल वर्सेस कंसेप्चुअल अवेयरनेस की। नेविल कहते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। पहला, परसेप्चुअल अवेयरनेस, जो हमारी आंखें देख रही हैं वो हमें देखना और उसी पे हम भरोसा करना कि हाँ ये मैं परसेप्शन देख पा रहा है, जो हमारी आंखें देख पा रही हैं। और जो कंसेप्चुअल अवेयरनेस होता है, जो हम चाहते हैं कि, जो हम सच में चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं शीशे के पार, मतलब हमारा सपना। और नेविल इसे कहते हैं रियलिटी। सो नेविल का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप दिमाग के किराएदार नहीं बल्कि उसके मालिक हैं।
यू आर द लैंडलॉर्ड। आप परसेप्चुअल अवेयरनेस को सच मान सकते हैं कि जो आपकी आंखों को दिख रहा हो, बट आप कंसेप्चुअल अवेयरनेस पे जाओ कि आप हो कौन। आप उस शीशे के पार भी देख सकते हो अपने सपने की तरह। तो इसमें एक सक्सेस स्टोरी लेटर के फॉर्म में आती है कि एक वीएच नाम की एक लेडी थी। वीएच अगेन एक नाम का इनिशियल्स है। उनको ब्लड क्लॉटिंग थी, आर्थराइटिस था और पैरालिसिस जैसे काफ़ी गंभीर बीमारियां थी। उन्हें लगता था कि जैसे उनके पैरों में कहीं किसी ने लोहे की तारें बांध दी हों, अकड़ी पड़ी थी। तो उन्होंने एक दिन, उन्हें समुद्र के किनारे एक बीच कहते हैं, वहाँ पे पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने आंख बंद की और उस पिक्चर के अंदर चली गई। जो पोस्ट कार्ड मिला, बस एक इमेजिन, आपके हाथ में कोई एक फ़ोटो हो, आपने उठाया, बीच पे थी फ़ोटो आपको मिली और आपने बस पिक्चर को देखा और इमेजिन करना शुरू किया। तो उन्होंने फील किया कि उनके नंगे पैर गीली रेत पर हैं बीच पे। ठंडा पानी उनकी उंगली को छू रहा है और लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे आप कभी बीच पे गए हो, तो जैसे लहर आती है आपके पैरों के बीच में और आपके नीचे की जो रेत होती है वो घसीटने लग जाती है, गायब होने लगती है। वही फील किया। और 1 हफ्ते तक ये करने के बाद अचानक एक दिन उन्हें तेज़ दर्द हुआ और ऐसा लगा कि वो सारी जो तारें हैं वो कट गई और फिर धीरे-धीरे वो अपने आप चलना शुरू हो गई। जस्ट बाय इमेजिनल एक्ट। बट इम्पोर्टेंट है जो आपने फील किया। Wherever you are in your imagination, there you will be। और एक और स्टोरी थी। जेएस के भाई, जेएस अगेन एक इंसान का नाम है, सिर्फ एक इनिशियल है। जेएस के भाई, भाई था उनका एक, हॉस्पिटल में थे और उनका चौथा बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। और एक एक इंसान जेएस लिख रहा है नेविल गॉर्डर्ड को इन द फॉर्म ऑफ लेटर कि ऐसे ऐसे हुआ कि उनके भाई का चौथा बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, जिसमें बचने की शायद उम्मीद बहुत कम थी। सो जेएस ने खुद से पूछा कि मेरा भाई क्या चाहता है। उन्हें याद आया कि वो अपने किचन रिमॉडल करना चाहता था। तो उन्होंने इमेजिन किया कि वो अपने भाई के साथ किचन के चेयर पकड़ के खड़े हुए हैं, उनका भाई ऊपर जाके कुछ चीज़ें ठीक कर रहा है, किचन रिमॉडलिंग कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और फिर बैठे बैठे बस उस इमेजिनल एक्ट में उसका भाई उसको बोलता है कि मैं मुझे पता था तुम ज़रूर मेरी मदद करने आओगे। और अगले ही दिन ने डॉक्टर ने कहा कि हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, भाई ठीक हो गए आपके। और अगले सोमवार काम पर शायद आउट ऑफ बेड भी चले जाएंगे और अपना आप काम भी शुरू कर देंगे। जस्ट बाय इमेजिनल एक्ट। चैप्टर 9, एंटर इनटू। तो नेविल गॉर्डनर ने इस चैप्टर का नाम दिया एंटर इनटू, मतलब किसी चीज के अंदर जाए। सो नेविल कहते हैं कि हमें सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, हमें सपने के अंदर कदम रखना होगा। और जब तक आप उस सपने के अंदर कदम नहीं रख पाएंगे तब तक एक डिफरेंस में फंसे रहेंगे, थिंकिंग फ्रॉम एंड थिंकिंग ऑफ, जिसका हमने पहले भी बात करी थी। थिंकिंग ऑफ, किसी चीज के बारे में सोचते रहना कि हाँ शायद 5 साल बाद मेरे पास एक घर हो या शायद एक गाड़ी लूं। और थिंकिंग फ्रॉम, अगर वो घर मेरे पास आ जाए तो मैं कैसे सोचूंगा। सो नेविल गॉडर्ड अगेन एंटर इनटू चैप्टर 9 में हमें यही डिफरेंस समझाते हैं कि डू नॉट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, थिंक फ्रॉम योर ड्रीम्स। जैसे ही वो लेडी जो बीच पे गई थी और उन्हें पोस्ट कार्ड मिला और उन्होंने देखा उस पोस्ट कार्ड पे, बस उस पोस्ट कार्ड को देख के उन्होंने चीज़ इमेजिन करना शुरू करी। उन्होंने ये इमेजिन नहीं किया कि एक दिन शायद मैं चलना सीख जाऊं, नहीं। उन्होंने क्या इमेजिन किया कि मैं बीच पे अभी खड़ी हूँ और मेरे पैरों के नीचे से रेत निकल रही है क्योंकि सामने से पानी आ रहा है और मुझे ठंडा ठंडा पानी जो मेरी उंगलियों के बीच में से निकल रहा है, आई कैन फील इट। हालांकि सेंसेस बोल रहे हैं कि भाई तुम तो चेयर पे बैठे हो, तुम हिल भी नहीं सकते, पैरालिसिस है। तो वैसे ही, रैदर देन थिंकिंग अबाउट कि हाँ शायद एक दिन मैं बीच पे खड़ी होंगी, नहीं, उन्होंने बस इमेजिन किया कि मैं अभी खड़ी हूँ और कुछ दिनों तक करती गई और वही हुआ। सो नेविल शिकागो में अपने एक दोस्त से मिले थे जो अपना एक बड़ा घर बेचना चाहता था और उसी दोस्त ने एक लेटर लिखा, पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा था उस घर का। सो नेविल ने बताया कि वो अपने पुराने घर में सोते वक्त ये महसूस करें कि वो अपने नए घर में बिस्तर पे लेटे हुए हैं, क्योंकि जब पुराना घर बिकेगा तभी तो नया घर ले पाएंगे।
उन्होंने दोस्त को बोला कि ऐसा फ़ील करो कि तुम अपने नए घर में सो रहे हो। जब तुम आज घर जाओ तो ये फ़ील करो कि तुम अपने नए घर में सो रहे हो। और अगले दिन नेविल को एक टेलीग्राम मिला, घर कल मिडनाइट को ही बिक गया। उन्होंने सिर्फ एक रात दिमाग से नए घर में प्रवेश किया और वहाँ पे फ़ील किया कि मैं नए घर में लेटा हूँ, और विदिन 24 आवर उनका घर बिक गया। सो की लेसन्स हैं चैप्टर 9 से। द सीड, जब आप किसी स्टेट में एंटर करते हैं तो आप उसे इम्प्रेग्नेट करते हैं, पर वो स्टेट अपने आप फल देने लगेगी आपको, मगर आपको उसमें जाना होगा। आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। अगर आज आपकी कुछ परेशानियां हैं, अगर आप उस परेशानी को सोचते रहेंगे तो आप फंसे रहेंगे। परेशानी को एक बार सोचो, ठीक है मैं समझ गया मेरी परेशानी क्या है, बट उसका सॉल्यूशन क्या है। जो अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए, देन यू थिंक अबाउट दैट सॉल्यूशन, एंड उस सॉल्यूशन को अब लिविंग इन द एंड कर सकता हो। मुझे पता है ये कुछ पैसों से सॉल्व हो जाएगी, देन यू इमेजिन योरसेल्फ कि पैसा हर जगह से आ रहा है। सो नेविल हमें बताते हैं एक कोट के थ्रू, ही हु डज नॉट इमेजिन इन स्ट्रोंगर एंड बेटर lineaments डज नॉट इमेजिन एट ऑल। मतलब जो अपनी कल्पना को असलियत से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर रूप में नहीं देख सकता, वो कल्पना ही नहीं कर सकता। चैप्टर 10, थिंग्स विच डू नॉट अपीयर, वो जो दिखता नहीं है। सो चैप्टर 10 के थ्रू हमें इनविजिबल चीज़ों के बारे में नेविल हमें बताते हैं। अब वो हमें बताते हैं कि जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है वो है हमारा इमेजिनल एक्ट जो इनविजिबल है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ आपको क्या पता, या आप अभी बैठे बैठे अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो किसको क्या पता। आपके जो साइड में बैठा होगा उसे भी नहीं पता होगा। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ होने लगे तो आई कैन टेल यू आप ये चीज़ें इमेजिन कर रहे थे। सो बाइबल कहता है कि जो दिखता है वो उन चीज़ों से बना है जो दिखता नहीं है। सो नेविल गॉडर्ड समझाते हैं कि हमारी जो इनविजिबल इमेजिनल एक्टिविटी होती है वो एक मिट्टी की तरह है जो आप अपने हाथों से तराशते रहते हो, एक कुम्हार की तरह। आपने कभी किसी बस में जाते हुए देखा होगा या मेट्रो में जाते हुए कहीं जाते हुए देखा होगा कोई एक इंसान देखने से थोड़ा परेशान लग रहा है, वो कुछ ना कुछ सोचे चले जा रहा है। हमें क्या पता वो लाइफ की क्या चीज़ किस बारे में सोच रहा है, बट इतना हमें पता है कि वो अपना फ्यूचर बनाते जा रहा है, और उसे यही बात नहीं पता कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। अगर आप नेविल की बातों में आने से पहले अपने आप को देख पाते, आप भी बैठे बैठे इमेजिनल एक्ट कर रहे थे, आपको नहीं पता था, और अब नेवल की बातें पता लगी कि अब मुझे इमेजिनेशन का करेक्ट यूज करना है। सो नेवल कहते हैं कि इंसान अपनी इमेजिनेशन के जरिए उन चीज़ों का वजूद में ला सकता है जो पहले से नहीं थी, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, या कुछ भी हो। तो उसका कामयाबी का राज क्या है? उस कामयाबी का राज है आपका हैप्पी आउटकम, सुखद नतीजे। कि हाँ, अगर ये ऐसा होता तो कैसा होता, एक हैप्पी आउटकम। और उसको ज़बरदस्ती कोशिश मत कीजिए, बस होने दीजिए। डोंट फोर्स एंड हैप्पी आउटकम। तो इसी को प्रूव करने के लिए एक नई सक्सेस स्टोरी उन्होंने अपने एक व्यूअर से एक स्टोरी पढ़ी, लेटर के थ्रू आई थी। एक दादी थी, उन्होंने उनकी जो एक 2.5 साल की पोती थी जिनका नाम था किम, और वो अपनी पोती से 1 साल से नहीं मिली थी। किम ने उन्हें पहले पहचाना तो दूर क्या, मतलब कि उनकी फ़ोटो भी नहीं समझ पाती थी। मतलब दादी थी, बूढ़ी थी और बच्ची भी काफ़ी छोटी थी, और दादी को अपनी पोती को देखे हुए भी 2.5 साल हो गए, मतलब 1 साल हो गया, और पोती भी छोटी की दादी की शक्ल याद ना हो। तो दादी हर रोज़ अपनी इमेजिनेशन में किम को अपने गोद में बिठाकर उससे बात करती थी, और कुछ याद नहीं कि किम एग्ज़ैक्टली क्या दिखती है। दादी की उम्र है, थोड़ी मेमोरी कम है, बस इतना पता है कि पोती है। तो वो अपनी किम को अपनी गोद में बिठाकर उनको झुलाती थी। वो इमेजिन करती थी कि किम बड़ी हो रही है और भारी होती जा रही है, शक्ल याद नहीं है, बट पता तो इतना तो कॉमन सेंस है कि बच्चा अगर बड़ा होगा
1 साल बाद मेरे थोड़ा-सा वज़न ज़्यादा तो होगा। और किम अचानक से धीरे-धीरे बड़ी होने लगी और वो फिर अपनी दादी को डी जो डी वर्ड होता है, उनसे बात करने लगी और धीरे-धीरे उनका फिर एक-दूसरे से मिलन हुआ, वो दोनों फाइनली मिल पाई। तो नेविल बताते हैं, एक हैप्पी आउटकम सर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको फ़ोर्स मत कीजिए। अगर आपको पता है आपको कुछ चीज़ें याद नहीं है कैसा फ़ील होता है, बट दूसरे तरीके से फ़ील करिए। उ उन दादी को अपनी बच्चे की शायद पोती की शक्ल याद नहीं थी, बट उनका वेट तो याद था कि हाँ, इतना फ़ील होगा, अगर और बढ़ गई है तो और भारी फ़ील होगा। और एक और स्टोरी थी। सो एक वुमन थी, जीबी, ये अगेन नेम का इनिशियल है। वो उनके पति एक स्कूल चलाते थे, जहाँ आर नाम का एक लड़का, अगेन एक इनिशियल है, उन्हें बहुत परेशान करता था। उसके घरवाले भी स्कूल में हंगामा करते रहते थे। सो जीबी ने हर रात को 2 सीन इमेजिन किए। उन्होंने जो आर नाम का लड़का था, उसको नॉर्मल और खुश बच्चा होता हुआ देखा कि वो तंग नहीं करता, वो खुश रहता है, अपने में मौज-मस्ती करता है। और उन्हें अपने पति को कहते सुना, बिलीव इट और नॉट, भाई स्कूल अब मस्त हो गया, स्वर्ग की तरह लगता है। और जो छोटा लड़का था आर, वो भी बदल गया है। और एग्जैक्टली 2 महीने बाद उनके पति ने बिल्कुल वही कहा उस औरत को, कि वो लड़का सुधर गया है। उसने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। वो आर नाम का लड़का सुधर गया, अब स्कूल बहुत टेंशन फ्री हो गया, अब उसके पेरेंट्स भी हंगामा करने नहीं आते। ऑल बिकॉज ऑफ इमेजिनल एक्ट। सो नेविल हमें एक कोट बताते हैं, ही हैज सेंट मी टू बाइंड अप द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव्स एंड द ओपनिंग ऑफ द प्रिजन टू दोस हु आर बाउंड। मतलब उसने मुझे भेजा है टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, कैदियों की आज़ादी की घोषणा करने के लिए और बंदियों के लिए जेल के दरवाज़ा खोलने के लिए। चैप्टर 11, द पॉटर, कुम्हार। सो नेविल गॉडर्ड का इस चैप्टर 11 में द पॉटर बाइबल से लिया गया एक वर्स की तरह है। सो बाइबल जरमाया बुक 18 में लिखा था कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था, पर जब बर्तन खराब हो गया तो उसने उसी मिट्टी को दोबारा गूंद कर एक नया बर्तन बनाया जो उससे भी ज्यादा सुंदर बना। ये तो सिर्फ एक कहावत थी, एक लाइन थी बाइबल में से। बट नेविल क्या समझाना चाह रहे थे? सो नेविल समझाते कि पॉटर जो कुम्हार है, वो हमारी इमेजिनेशन है और हम सब उसकी क्ले की तरह हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बर्तन भी खराब हो जाए, मतलब कुछ चीज़ें खराब हो जाए हमारी लाइफ की, चाहे फाइनेंस, हेल्थ, स्पेसिफिक पार्टनर, कुछ भी, तो क्या मैं अपनी इमेजिनल एक्ट में उसे वापस से रिवाइज करके ठीक कर सकता हूँ और पहले से ज़्यादा सुंदर बना पाऊंगा जैसे कुमार ने किया? यस। सो नेविल कहते हैं कि भगवान और इंसान की इमेजिनेशन ये दो अलग चीज़ें नहीं है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा, डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की जो लीड होती है, दोनों प्योर कार्बन से बने हैं, बस उनका स्ट्रक्चर अलग है। वैसे ही हमारी इमेजिनेशन जो है, ये वही शक्ति है, ये वही गॉड है जिसने दुनिया बनाई है, बस स्ट्रक्चर अलग है। सो नेविल हमें दो चीजें बताते हैं। कंजर्वेटिव इमेजिनेशन, जब हम अपनी पुरानी यादों और फैक्ट से डरकर अपनी जिंदगी को वैसे ही चलने देते हैं, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव इमेजिनेशन। कि मैं कंजर्व रहूंगा भाई, जो मेरे साथ हो गया वो हो गया, वो सच है। मुझे 10 लोगों ने नीचा दिखाया तो शायद मैं कमज़ोर ही हूँ, तो मैं कमज़ोर ही बना रहूँगा। और एक होता है ट्रांसफॉर्मेटिव इमेजिनेशन, जब हम सच्चाई को बदल देते हैं और वैसा इमेजिन करते हैं जैसा हम चाहते हैं, कि मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ। तो इसी को सपोर्ट करने के लिए नेविल एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। एक वुमन थी जिनका नाम था जी एल, एक आर्टिस्ट थी जो बच्चों के लिए स्केचेस बनाती थी। पर सब कहते थे कि इसमें कोई पैसा या नाम वाली तो चीज़ है नहीं, भाई कहाँ से पैसा कमाओगे, जो आज लोग शायरों को कहते हैं कि शायर तो बन के पैसा कहाँ से लाओगे, वैसे इस औरत को कहते थे कि बच्चों के लिए फोटोज बनाती हैं, स्केचेस बनाती, कहाँ से पैसा लाओगे। और उस वुमन ने, जीएल ने, आर्टिस्ट ने डेली इमेजिन किया कि वो एक आर्ट गैलरी में है, उसका एक वन वुमन शो चल रहा है
और उसकी पेंटिंग्स पर रेड स्टार्स लगे हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बिक गई है। अगर आप कभी किसी पेंट शो में गए हो, पेंटिंग शोज़ में गए हो, तो वहाँ जो कोई भी पेंटिंग बिकती है उसके ऊपर एक स्टार लगा दिया जाता है कि हाँ, ये पेंटिंग बिक गई है। सो सिमिलरली उसने ये इमेजिन किया कि मैं किसी शो में हूँ, एक जहाँ पे मेरे नाम की बहुत सारी पेंटिंग लगी है और मेरी सारी पेंटिंग के ऊपर रेड स्टार लगा है, जिसका मतलब है कि वो बिक चुकी है। और कुछ ही वक़्त में एक अनजान आदमी ने उसे स्प्रिंग में एक शो देने का ऑफ़र दिया कि हाँ, आप अपनी वहाँ पे पेंटिंग लगा सकते हो, आपके बच्चे के जो स्केचेस करते हो। और शो के दौरान बड़े-बड़े डेकोरेटर्स आए और उसकी पेंटिंग्स की इतनी बिक्री हुई कि वो फाइनली फाइनेंशियल सक्सेस बन गई। और उस आर्टिस्ट को किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ा। सारा काम किसने किया? पॉटर ने, कुम्हार ने। कुम्हार क्या है? आपकी इमेजिनेशन। तो क्या कहता था वो, जो लाइन थी बाइबल में से, कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था, पर जब बर्तन खराब हो गया तो उसने उसी मिट्टी को दोबारा गूंद कर एक नया और भी सुंदर बना दिया। अभी आप तक जितना भी इमेजिन करते आए, आपको कुछ चीज़ शायद अभी चीज़ें लाइफ में पसंद ना हो, फाइन। क्या आप उसे गूंद कर नया बना पाएंगे? जस्ट बाय द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। चैप्टर 12, एटीट्यूड्स, जिसे कहते हैं नजरिया। चैप्टर 12 में नेविल गॉडर्ड की सीख एक बहुत ही नायाब चीज़ है। नेविल कहते हैं कि सिर्फ फ्यूचर को इमेजिन करना काफ़ी नहीं है, हमें अपने पास्ट या अतीत और लोगों के प्रति अपना एटीट्यूड भी बदलना होगा। सो विलियम ब्लेक के शब्दों में अगर कहें, मानसिक चीज़ें ही असली हैं। हमारी मेमोरी, ये जो यादें होती हैं अक्सर धोखेबाज होती हैं, पर हम चाहें तो उन्हें यादों के नज़रियों से देखना शुरू कर सकते हैं। मतलब आपकी कुछ मेमोरीज है, किसी इंसान से टकराए हो अपनी लाइफ में, उसके साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है। अब उसको फैक्ट मानने की जगह, हाँ, एक लेसन ले सकते हो, फैक्ट मानने की जगह उसे चेंज कर सकते हो और उसको पास्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो गया तो हो गया, या उससे चेंज करके रिवीजन में आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हो। बट हाँ, अगर आप वहीं पे अटके रहे कि ऐसा हुआ था, सब खराब, तो आप वहीं रह जाओगे। मानसिक चीज़ें ही असली चीज़ें हैं। हमारी जो यादें हैं अक्सर धोखेबाज होती हैं, पर हम चाहें तो उन यादों को नए सिरे से लिख सकते हैं। सो नेविल गॉडर्ड अगेन हमें रिवीजन की शक्ति की तरफ ले जाते हैं। सो नेविल समझाते हैं कि अगर हम किसी इंसान को वैसे ही याद करते हैं जैसे वो था, तो हम उसे उसी पुरानी इमेज में कैद करके रखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, किसी इंसान के साथ टकरा है पास्ट में, कुछ हुआ बुरा, अब अगली बार वो आए, आप उसे फिर से उसी नज़रों से देखो तो आप उसी इमेज में कैद करके रखोगे। पर अगर हम उसे वैसे विजुअलाइज करें जैसे हम चाहते कि वो हो, जिसने मेरे साथ शायद बुरा नहीं किया, जो शायद गलती से हो गया पर वो इंसान इंसान अच्छा है, तो हम उसे बदलने का एक मौका देते हैं। इसे रिवीजन कहते हैं, यानी बीते हुए कल को अपनी इमेजिनेशन में सुधारना। और इसी को सपोर्ट में देने के लिए एक लेटर पढ़ते हैं नेविल, इस बुक में डाला हुआ है, द बेगर की कहानी। एक भिक्षुक, बेगर, भिखारी। तो एफबी ने, ये इंसान का इनिशियल है, एफबी ने बचपन में एक भिखारी को पैसे दिए थे, पर उसने उन पैसों से शराब पी ली, भिखारी ने। हम भी यही सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा भिखारियों को पैसा मत दो, वो कुछ चैनी खैनी खा लेंगे, वो नशा करेंगे। तो एफबी ने गुस्से में कसम खा ली, जो हम करते हैं, कि वो कभी किसी को पैसे नहीं देगा आज के बाद से। और इसी कसम की वजह से उन्हें हमेशा पेट में दर्द या एक थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता था। ये कसम की वजह से, यार ऐसा क्यों? बट हाँ, मैंने खा ली तो खा ली कसम, क्योंकि मैंने एक बचपन में एक भिखारी को पैसे दिए, उसने कुछ दारू पी ली, तो अब नहीं दूंगा मैं। तो एक दिन उन्हें फिर एक ऐसा आदमी मिला जिसने पैसे मांगे, और एफबी ने मना कर दिया अगेन। मगर एफबी को बुरा लगा,
कि यार मैंने इसको मना क्यों किया, मेरे पास तो थे पैसे, मैं दे सकता था। उन्होंने वहीं रास्ते पर खड़े होकर अपनी इमेजिनेशन का यूज़ किया और सीन को रिवाइज़ किया। उन्होंने इमेजिन किया कि उस आदमी ने उनसे कहा कि मुझे काम मिल गया है, सुबह से काम शुरू हो रहा है मेरा, पर आज मैं भूखा हूँ। तो एफबी ने उसे $5 दे दिए, जस्ट इन इमेजिनेशन, बस इमेजिन किया। और 4 महीने बाद वही आदमी उन्हें फिर मिला और उसने कहा, आपने उस दिन मुझे पैसे नहीं दिए, वो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगले दिन मुझे नौकरी मिल गई और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो शायद मुझे यही उम्मीद लगती कि हर कोई मुझे पैसे दे देगा, बट शुक्रिया आपने मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे मोटिवेशन मिली और अगले दिन मुझे नौकरी मिली। तो एफबी ने इमेजिनेशन से उस इंसान की किस्मत बदल दी। सो रिविजन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक और सक्सेस स्टोरी थी मदर इन लॉ, सास की, जेबी की सास। जेबी अगेन एक नेम है। जेबी की सास बहुत कड़वी और दुखी महिला थी। उनका रिश्ता बहुत खराब था। जेबी चाहती थी कि उनकी सास उसकी दोबारा शादी हो जाए और वो कहीं दूर चली जाए, क्योंकि मुझे बहुत तंग करती है मेरी सास। इसकी दोबारा शादी हो जाए, शायद उनका ससुर ना हो, इसकी दोबारा शादी हो जाए और कहीं निकल जाए और मेरी सास मुझे तंग ना करे। सो जेबी ने अपनी सास के प्रति अपना एटीट्यूड बदला और जब भी हर बार वो उनके बारे में सोचती तो उनके एक खुश और प्यारी महिला के रूप में देखा। उन्होंने इमेजिन किया कि उनकी सास अपनी उंगली में एक एंगेजमेंट रिंग दिखा रही है, देखा मेरी शादी हो गई। और कुछ ही हफ्तों में उसकी सास को एक पुराना दोस्त मिला और उन्होंने शादी कर ली। अब वो शहर से बाहर एक नए घर में रहते हैं और बहुत खुशी। जेबी का रिश्ता भी सुधर गया और उनकी विश भी पूरी हो गई। तो लेसन्स क्या हैं रिवीजन से? डोंट रॉब अदर्स। हमारा दूसरों के प्रति बुरा नजरिया उनकी काबिलियत को छीन लेता है। अगर मैं किसी को लगातार एक ही नजरिए से देख रहा हूं तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। तो हमने उसके हाथों से सुधरने की नौबत भी छीन ली। उन्हें हमेशा बेस्ट वर्जन में देखना इमेजिन करिए। फॉरगिवनेस इज रिवीजन। माफ करिए चीजों को, जो हो गया हो गया। मेंटल थिंग्स आर रियल। जो आपके मन में है वही असली है। इस फिजिकल दुनिया की हर चीज दिमाग की एक सिर्फ परछाई है। बाइबल में लिखा है, नन इज टू बी डिस्कार्डेड, ऑल मस्ट बी सेव। किसी को भी ठुकराना नहीं है, सबको अपनी इमेजिनेशन से बचाना है। चैप्टर 13, ऑल ट्रिविया। सो नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल सिर्फ बड़े सपनों जैसे बड़ा बंगला या कोई लॉटरी या ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए होता है, पर विलियम ब्लेक ने कहा था कि असली बुद्धिमानी वही है जो छोटी बातों में ध्यान रख सकता है। तो चैप्टर 13 में हमें ये सिखाता है कि हमें इमेजिनेशन को छोटी छोटी चीज़ें, जिसे नेविल खिलौने कहते हैं, पर टेस्ट करके देखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर, ट्रिवियल चीज़ों पर। जब आप छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। सो नेविल समझाते कि अगर आपका सपना धुंधला है, अभी थोड़ा वेग है, आपको पता नहीं क्या सोचना एग्जैक्टली है, थोड़ा सा धुंधला सपना है, तो नतीजे भी धुंधले होंगे। जैसे एक आर्टिस्ट एक साफ और गहरी लाइन खींच कर एक तस्वीर बनाता है, आपको भी वैसे ही दिमाग में बिल्कुल साफ तस्वीर बनानी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आज आप अपने किसी रैंडम दोस्त से पूछे जिसे कभी मैनिफेस्टेशन नेवल के बारे में ना पता हो, उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि अपने बड़े बुजुर्ग से कि आपको या तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। वो पहले 10 बातें बताएंगे जो उन्हें लाइफ में नहीं चाहिए, फिर लास्ट में एक छोटी सी लाइन बोल दें कि हाँ शायद ये चाहिए। तो उन लोगों को स्पष्ट ही नहीं उनको लाइफ में क्या चाहिए। सवाल सिंपल था कि लाइफ में क्या चाहिए, बट वो सारी बात वो गिनाएंगे जो उन्हें नहीं चाहिए थी। यही होता है। सो बी श्योर व्हाट यू वांट इन लाइफ। सो अब एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। इस चैप्टर का जो टाइटल है द ट्रिविया, मतलब छोटी छोटी जगह अपने इमेजिन को यूज करके अपना फेथ बढ़ाना लॉ में। तो एक सक्सेस स्टोरी थी। एक अमीर महिला थी जिनका नाम था GL। उनके पास सब कुछ था, पर उन्हें नेवल के टॉय वाला आइडिया को टेस्ट करना था। टॉय मतलब छोटी छोटी चीज़ों में इमेजिन और मैनिफेस्ट करना।
तो उन्होंने फैशन मैगज़ीन में एक टोपी देखी, बहुत अमीर महिला थी, तो फैशन इंडस्ट्री में तो उनका इन्वॉल्वमेंट तो था, हर चीज़ सही है उन्हें। तो उन्होंने हैट देखी, उसका फ़ोटो काट कर अपने आईने पे चिपका लिया उस हैट का, मैगज़ीन में कटआउट निकाला हैट का और अपने शीशे पे लगा लिया। हर रोज़ वो इमेजिन करती कि वो टोपी को पहनकर घर से बाहर जा रही हैं और 1 हफ्ते बाद उनकी एक सहेली वही टोपी पहनकर उनके घर आई और अगले ही दिन उस सहेली ने वो टोपी उन्हें गिफ्ट में भी भेज दी। ये कहकर कि पता नहीं मैंने ये क्यों खरीदी? उसकी दोस्त बोल रही है कि पता नहीं यार मैंने क्यों खरीदी? पर मुझे लगता है कि तुम पे ज़्यादा अच्छी लगी तो तुम रख लो। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। छोटी-छोटी चीज़ों में यूज़ करना। एक और स्टोरी, चिड़िया और कबूतर की। आर के, एक इंसान का नाम, कुछ छोटी चिड़िया जो स्पैरोज होती हैं उनको दाना खिलाना बहुत पसंद था, पर बड़े कबूतर सारा खाना खा जाते थे। ये सबके साथ हुआ है कि हम अपने कई बार गार्डन में कुछ पत्ते फूल ऐसे कुछ उगा नहीं पाते क्योंकि हमें पता कोई पक्षी आएगा खा के ले जाएगा। तो उन्होंने 1 महीने तक इमेजिन किया कि कबूतर बड़े जेंटलमैन की तरह अपना हिस्सा खाकर चुपचाप निकल जाते हैं और छोटी चिड़ियों की जगह को छोड़ देते हैं। यहाँ छोटी चिड़ियों की जगह है। एक इंसान वाला कैरेक्टर उसने इमेजिन किया कि एक जेंटलमैननेस एक कबूतर में से आई और कुछ दिनों में कबूतर का व्यवहार बदल गया। अब वो चिड़ियों को परेशान नहीं करते बल्कि सब शांति से मिलकर खाते हैं। ये जो छोटी-छोटी ट्रिवियल चीज़ों पे अगर मैं कहानी सुनाऊँ कि यार मेरे घर के कबूतर सुधर गए, तो लोग बोलेंगे क्या बात कर रहा है? और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से शायद मेरा फ़ेथ बढ़े लॉ पर। सो की लेसन्स क्या हैं चैप्टर 13 से? अपने सपनों को बिल्कुल साफ देखना शुरू करें, बिल्कुल साफ। ये धरती एक स्कूल है जहाँ हमें इमेज बनाना सीखना होगा। कौन-सी इमेज? इमेजिनल एक्टिविटी, छोटी-छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, शक्ति सेम है। जो मेरी पावर यूज़ होगी एक छोटे से पेन को मैनिफेस्ट करने के लिए और एक मिलियन डॉलर डॉलर लॉटरी को, सेम है। डिफरेंस कहाँ है? कैन आई बिलीव इट? वो इमेज मेकिंग में। मैं क्या मेरा दिमाग घबरा जाता है 1 लाख रुपए देखकर कि यार 1 लाख तो यार मैं अपने आप को डिजर्व ही नहीं करता, मैं इमेजिन क्यों करूं? बट कैन यू बिलीव योर इमेजिनल एक्टिविटी, योर इमेजिनेशन इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स? सो बुक ऑफ आयसाया, उसमें लिखा है कम बाय वाइन एंड मिल्क विदाउट मनी एंड विदाउट प्राइस। आओ बिना पैसों के, बिना कीमत के दूध और बाकी चीजें खरीदो। Everything in this world is free for you. All you have to do is use your imaginal act. Chapter 14, The Creative Moment. So नेविल गॉडर्ड की इस काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक में ये वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स है जहाँ नेविल कहते हैं कि हर दिन में एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये वो पल है जहाँ हम फाइनली जो फैक्ट्स होते हैं उसको ठुकरा कर कि जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उसको फोकस ना कर कर जो मैं होना चाहता हूँ उस पर फोकस करता हूँ। सो ब्लेक कहते हैं कि जो लोग मेहनत या इंडस्ट्रियस थोड़े होते हैं जो काम करते हैं मेहनती होते हैं, जो मेहनत करते हैं वो इस पल को ढूंढ लेते हैं और ये एक पल पूरे दिन को एक नया रूप दे सकता है। इसको समझाने के लिए नेविल हमें समझाते हैं रिएक्शन वर्सेस एक्शन और इसको बस एक समझाने के लिए रिएक्शन वर्सेस एक्शन को, रिएक्शन को नेवल ने सेटन सेटन स्टेट बताया, मतलब शैतान का स्टेट। तो इंग्लिश में सेतन कहते हैं, शैतान, और हिंदी में शैतान। तो रिएक्शन को शैतान का स्टेट बताया और एक्शन को गॉड का स्टेट, जस्ट हमें समझाने के लिए। तो जो रिएक्शन होता है शैतान का स्टेट, जब हम दुनिया की घटनाओं पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जल किसी खबर को सुनकर गुस्सा हो जाना, डरना, दुख मनाना, तो हम पुराने अतीत को दोबारा अपने करीब लाते रहते हैं। इसे कहते हैं सेटन स्टेट। और एक्शन, जब हम अपनी इमेजिनेशन में एक नई कहानी लिखते हैं, तो नेविल कहते हैं कि वही है स्पिरिचुअल मैन जो हमेशा स्पिरिचुअली एक्ट करता है, जो अभी एक्ट करता है। क्या आप पूरे दिन में कभी ऐसे बैठे हो
कि सडनली कुछ पुरानी यादें आ जाएँ और फिर आप रिएक्ट करते हो। आपको शायद खाना खाना छोड़ दो, किसी से लड़ लो उसी मोमेंट पे क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आपने कुछ पुराना याद कर लिया। सो दैट इज़ अ शैतान का स्टेट, जस्ट आपको समझाने के लिए। और गॉड का स्टेट क्या है? चलो पुरानी बातें याद आ गई। कैन आई नाउ एक्ट? क्या मैं अभी एक्ट कर पाऊँगा? अगर मैं एक्ट करूँगा तो आई एम इन अ गॉड स्टेट, तो मैं क्या करता हूँ? आँखें बंद करता हूँ और इमेजिन करता हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे अभी फ़ील हुआ पूरा एक मेमोरी की वज़ह से उस मेमोरी को रिवाइज़ करता हूँ। सो आई एम एक्टिंग ऑन इट। एक इंसान मिला मुझे आज, जिसके साथ मेरे साथ कुछ साल पहले लड़ाई हुई। या तो मैं शैतान स्टेट में जाकर मतलब उस पे रिएक्ट कर सकता हूँ कि भाग जा यहाँ से, नहीं चाहिए ये वो, उसको बुरी नज़रों से देख सकता हूँ। बट कैन आई एक्ट एंड एक्शन लेके गॉड स्टेट में रहूँ कि हाँ, इसने मेरे साथ बुरा किया बट मैं इसकी इमेज सुधारता हूँ अपने माइंड में, उसे मौका देता हूँ। फॉरगिवनेस। सो एक सक्सेस स्टोरी थी। JRB, एक इंसान का नाम जो गाड़ी चला रही थी, एक फीमेल थी जो गाड़ी चला रही थी। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो बस पकड़ने के लिए भाग रही थी, पर बस निकल गई। और गाड़ी चलाते वक्त JRB ने तुरंत एक मेंटल ड्रामा क्रिएट किया, इमेजिनल एक्ट। उन्होंने इमेजिन किया कि उन्होंने गाड़ी रोकी, वो महिला जो ग्रे कपड़ों में थी वो गाड़ी में बैठी और उन्हें धन्यवाद दिया और अपने दोस्तों से मिलने जा रही है ऐसा बोलकर उतर गई। और अगले 4 ब्लॉक बाद, 4 गलियां छोड़कर कह सकते हो, वहां पे ब्लॉक वर्ड यूज होता है। वही महिला असलियत में उनकी गाड़ी में वापस आई और शीशे से खटखटाया और बिल्कुल वही शब्द बोले जो JRB ने इमेजिन किए थे। उन्होंने 4 मिनट पहले वो वॉकिंग ड्रीम देखा था जो उनका फिजिकल रियलिटी बन गया। तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कैन यू एक्ट? अगर आप चलते चलते किसी को किसी बुरे स्टेट में देख रहे हो और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कैन यू फॉरगिव हिम? कैन यू एक्ट कि जब आप अगली बार उसे देखोगे तो शायद वो इससे बेहतर स्थिति में हो? कोई आपका रिश्तेदार जो कठिन समय से जा रहा हो, उसको पैसे देने से ज़्यादा क्या आप उसे एक्ट कर सकते हो? उसे अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ मिला के उसके लिए अच्छा इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आप उसके घर जा रहे हो बोल रहा है यार मेरी लाइफ में सबसे सही हो गया। कैन यू इमेजिन दिस? इफ यू कैन, देन यू आर डूइंग एन एक्शन दैट इज गॉड स्टेट। एंड अगर आप सिर्फ कहानी सुनकर रिएक्शन करते रहते हो कि हाँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बुरा लग रहा है, तो यू आर इन सेट इन स्टेट। बस रिएक्ट कर रहे हो, फिर आपको भी अपनी पुरानी 10 चीजें याद आएंगी, फिर आप नेगेटिव स्टेट में चले जाओगे, वो भी नेगेटिव आप भी नेगेटिव। लास्ट चैप्टर है द प्रॉमिस, 4 मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। द लॉ एंड द प्रॉमिस बुक के 2 पार्ट थे। फर्स्ट 14 चैप्टर थे हमारे लॉ के बारे में और लास्ट जो चैप्टर है प्रॉमिस के बारे में। मैं प्रॉमिस को इस वाली बुक में यहाँ पे कवर करना सही नहीं समझूंगा। मैं प्रॉमिस को एक सेपरेट बुक में सेपरेट बुक समरी में निकालूंगा, क्योंकि प्रॉमिस काफी गहरा अध्ययन है, एक काफी गहरी रिसर्च है, गहरा चैप्टर है, जिसे समझाने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट मैं इसको टाइम देना चाहूंगा। तो जल्द ही मैं चैप्टर 15 को, जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, द प्रॉमिस पार्ट को, एक डिफरेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन करूंगा।